चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, जो कल अपन ने लाइब्रेरी डीएनए लाइब्रेरीज वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ हमने टॉपिक छोड़ दिया था उसमें। एक तो सी डीएनए लाइब्रेरी और एक जीनोमिक लाइब्रेरी, दोनों लाइब्रेरी के बारे में हमने नहीं पढ़ा था और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, दो प्रकार की लाइब्रेरीज है, उनके बारे में बात करेंगे। एक तो होती है सी डीएनए लाइब्रेरी और एक होती है जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है, सी डीएनए लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी। आवाज वगैरह आ रही है कि बताओ भाई, मैसेज करके बता दो फटाफट सभी। बता दो भाई, फटाफट बता दो जल्दी, ताकि टाइम नहीं लगे अपन को क्लास चालू करने में। आ रही है, ठीक है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपन। देखो आप, हम जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे हैं आज। जीनोमिक लाइब्रेरी और सी डीएनए लाइब्रेरी, दोनों ही लाइब्रेरीज के बारे में हम बात करेंगे। एक सी डीएनए लाइब्रेरी है, एक जीनोमिक लाइब्रेरी है। दोनों प्रकार की लाइब्रेरी आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इनको अच्छे से कंप्लीटली याद करें, क्योंकि अब जो पीछे का पोर्शन बचा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बचा है, उसको आप अच्छे से याद करें। ठीक है, आणविक प्रोब के बारे में मैंने आपको बताया था कल, तो आणविक प्रोब हम पढ़ चुके थे वैसे। आणविक प्रोब आगे काम आएगा वैसे में। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन सी डीएनए। तो मैंने सबसे पहले बात बताई थी आपको, जब भी आपको दोनों ही लाइब्रेरीज पढ़नी है, सी डीएनए लाइब्रेरी वगैरह ये जो भी पढ़ना है आपको, तो उससे पहले आपको ये याद होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, इसको सी डीएनए बोलेंगे भाई अपन, इसमें यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सी डीएनए। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। मैंने आज पहले ही बोर्ड पे लिख दिया ताकि आपका टाइम बच जाए थोड़ा बहुत, है ना। देखो, देखो भाई, किसी भी जीव के संपूर्ण संजीव को क्लोनित खंडों का संग्रह, कल मैंने बताया था आपको कि कोई सा भी संसार का कोई सा भी जीव आप ले लो, और उस जीव के संपूर्ण जीनोम किसको कहेंगे, जीनोम का मतलब होता है कि एक जीव में अगर कुल 23 गुणसूत्र, 23 जोड़ी पाए जाते हैं, इसका मतलब 23 गुणसूत्र होते हैं, है ना, टोटल। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो उन 23 जोड़ी गुणसूत्रों के क्लोनित खंडों का संग्रह, समूह, वही क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर जीन लाइब्रेरी या जीनोमिक लाइब्रेरी, हम उसको नाम देते हैं। इसकी प्रोसेस आपसे पेपर में पूछी जाएगी कि जीनोमिक लाइब्रेरी की प्रोसेस क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं उसके बारे में। पहले कल भी बताया था मैं आपको कि किसी जीव के संपूर्ण अगुणित डीएनए समुच्चय, संपूर्ण अगुणित डीएनए समुच्चय को उस जीव का संजीन कहते हैं। किसी जीव के संपूर्ण डीएनए का जो समुच्चय है ना, याद रखना आप, किसी जीव के संपूर्ण अगुणित डीएनए, सारे अगुणित डीएनए, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उनमें से अगुणित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 गुणसूत्रों को एक एक करेंगे, अलग अलग करेंगे, और उनके टुकड़े टुकड़े करेंगे, उन खंडों का संग्रह, कि इस फलाने फलाने जीन से ये काम होता है। मान लो 18वीं जोड़ी गुणसूत्र, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पे कुछ ट्राइसोमी वगैरह होती है, कोई बीमारी होती है, तो उस बीमारी के जीन को वहां से आउट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, है ना। उसको फिर उसकी जगह पे कुछ अच्छा उस बीमारी को निकालने वाला जीन ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो ये प्रॉब्लम खत्म की जा सकती है आनुवांशिक तौर पे। आनुवांशिक बीमारियों का इलाज करने में इसका काम लिया जाता है, अपन इसकी बात करें जीनोमिक लाइब्रेरी की। मान लीजिए आजकल संसार में बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई, तो उन प्रजातियों का जो संजीन होता है ना, उस संजीन को आप संग्रहित कर लो, और संग्रहित करके क्या किया जाएगा, उसको आगे, हाँ, अन्य पीढ़ियों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन जीनोमिक लाइब्रेरी। अब यहाँ पर ये याद रखना कि आप क्या करोगे, जीन लाइब्रेरी का निर्माण कैसे होता है। प्रश्न हमारा क्या है, ये इधर वाला पढ़ेंगे अपन पहले, कि जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण कैसे होता है, ये अपना प्रश्न है आज का। जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण कैसे होता है कि एक कोशिका से उसका संपूर्ण डीएनए निकालेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कोशिका है, इस कोशिका का ये केंद्रक है, और इस केंद्रक से मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ, संपूर्ण डीएनए निकाल लेता हूँ। इसके सारे के सारे डीएनए 46, मतलब 23 अगुणित, वो सब के सब गुणसूत्र या डीएनए में निकाल लूंगा,
और निकाल कर उसका निर्माण करते हैं। तो अब हमने प्राप्त कर लिया संपूर्ण डीएनए या फिर संपूर्ण जीनोम, या क्या बोलेंगे, संपूर्ण जीनोम हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे भाई। तो हमने क्या कर लिया, किसी भी कोशिका से, दाता कोशिका से उसका संपूर्ण जीनोम हमने प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करके अब हम क्या करेंगे, देखो प्राप्त करके इस तरीके से हम उसका निर्माण करेंगे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। देखिए आप अच्छे से देखना, एक बार आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण कैसे करेंगे, तो देखिए आप, दाता कोशिका का संपूर्ण जीनोम हम प्राप्त करेंगे। मतलब मान लो हमने 23 गुणसूत्र हमारे मनुष्य के क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए, है ना। आ रही है बात समझ में, पूरे के पूरे हमने क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। और प्राप्त करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि दाता कोशिका का संपूर्ण जीनोम निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको हम उसके जीनोम में, यानी हम कोई भी डीएनए वगैरह लिया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, सॉरी रिवर्स मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से हम उस संपूर्ण जीनोम के खंड बना लेंगे, बहुत सारे खंड। और उन सभी खंडों को हम क्या करेंगे, उन सभी खंडों को हम क्या करेंगे, हमारे वाहक डीएनए में प्रवेश करा देंगे। किसमें प्रवेश करा देंगे, वाहक डीएनए में प्रवेश करा देंगे। ये मैंने यहाँ वाहक डीएनए बना लिए, और ये दो खंड लिए मैंने, एक थोड़ा नीले कलर से दर्शा रखा है मैंने, और एक आपको यहाँ पर दर्शा रखा है जो काले कलर से दर्शा रखा है। ध्यान से समझना इस चीज को, कि मान लो मैं दो खंडों से ही काम चला रहा हूँ अभी, है ना, फिलहाल खंड तो कई सारे हो जाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो डीएनए खंड है उन डीएनए खंडों को वाहक डीएनए में स्थानांतरित कर दिया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। वाहक डीएनए में जब हमने हमारे दूसरे विजातीय डीएनए को प्रवेश कराया, तो वो जो बनने वाला डीएनए है, वो बनने वाला वृत्ताकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, ये फोटो यहाँ बना हुआ है, ये वृत्ताकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इसको पहले तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे भाई, डीएनए खंडों को और वाहक को। वाहक डीएनए में प्रत्येक प्रत्येक अलग अलग वाहक में हम अलग अलग डीएनए खंड का प्रवेश कराएंगे, और प्रवेश करा करके उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नाम दे देंगे। इसका नाम दे देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नाम दे देंगे। तो ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, देखो आगे और देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया हमने। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या करेंगे भाई, अरे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हमने पहले भी पढ़ा था, इसको चाहिए होस्ट कोशिका। क्या चाहिए, होस्ट कोशिका। मैंने बताया ये है शादी में जाने वाला, और ये कौन है, ये है हमारा वाहन जिसमें बैठ के हम जाएंगे। और ये जो है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, ये होस्ट है पूरा। ये देखो, ये दो कोशिका मैंने यहाँ बना रखी है, ये होस्ट कोशिका है। कौन सी कोशिका है, होस्ट सेल से ये। इन होस्ट कोशिकाओं में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश कराएंगे, अर्थात जीवाणु कोशिका में इसको हम प्रवेश कराएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो, आ रही है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, वृत्ताकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराएंगे। देखो पहले तो हमने क्या किया, देखो ये नीले कलर वाला मैंने अलग बना लिया वेक्टर, ये काले कलर वाला अलग बना लिया। देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए ये काले कलर वाला, नीले कलर, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको चाहो तो ऐसे नंबर भी दे सकते हो, आप पहचान सकते हो। नीला वाला 1, काला वाला 2, है ना, 1 और 2, ठीक है। वृत्ताकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, वृत्ताकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इसको हमको प्रवेश कराना है होस्ट में, अर्थात इसको ले जाना है शादी में, है ना। तो ये हो गया होस्ट, ये होस्ट कोशिका है, यानी जीवाणु कोशिका है। बैक्टीरियल सेल्स है, एंड बैक्टीरियल सेल्स में हम इसको प्रवेश करा देंगे भाई, है ना। तो बैक्टीरियल सेल्स में इसको प्रवेश करा रहे हैं, तो जीवाणु कोशिका में हमने इसको प्रवेश करा दिया। बोलो, ये देखिए, इस जीवाणु कोशिका के अंदर इसको क्या करा दिया हमने, प्रवेश करा दिया, एंटर करा दिया। एंटर कराने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब ये जीवाणु कोशिका के अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद ये अपने लक्षणों को क्या करेगा, प्रकट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, कोशिकाओं को बदलेगा, है ना। कोशिकाओं को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा भाई। आई बात समझ में, कोशिकाओं को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, और उन कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के लक्षणों को प्रकट करवाएगा। आ गई बात समझ में।
अलग अलग प्रकार के लक्षणों को। तो देखो आप, अब यहाँ से ये अलग डीएनए, इस डीएनए का खंड से ये कोशिका बन जाए, इस काले वाले से काली वाली, इस पेटी जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो क्लोनित डीएनए खंड है हमारा, जो क्लोन हमने किया था, वो क्लोनित डीएनए खंड क्या करेगा, बहुलीकरण करेगा। अर्थात हमको क्या चाहिए, अरे हमको यही तो चाहिए, हम एक हमारे वांछित डीएनए से कई सारे डीएनए बना ले। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आएगने बातों ने बोलो यहाँ तक। बहुलीकरण करने के बाद, अरे भाई हम शादी में गए थे, हम एक दूल्हे के परिवार वालों ने पहचाना कि नहीं पहचाना, तो पहचानने के लिए यहाँ पर हम डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो डीएनए खंड हमने प्रवेश कराया था ना, इस डीएनए खंड के साथ साथ ये एक टुकड़ा है, आधा टुकड़ा है, इस आधे टुकड़े के साथ हम इसका पूरक डीएनए टुकड़ा भी रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला करके हम इसमें एंटर करा देंगे। तो फिर वो यहाँ पर अपने लक्षण प्रकट करेगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ से पहचान कर दी जाएगी कि ये बहुत सारी संख्या में 100, 150, 500, 1000 कोशिका बनी, इनमें से हमारी कोशिका कौन सी है। अरे शादी में 1000, 2000 व्यक्ति आ गए, नूता किस किस को दिया था, ये तो पहचानेगा होस्ट ही, और कौन पहचानेगा। तो होस्ट में विशेष लक्षण प्रकट हो जाएंगे। सोच रहा है कि शादी में 2000 बुलाए थे, 4000 कैसे आ गए, इतने सारे कहाँ से आ गए। तो उनको पहचानेगा, तो विशेष पहचान दी जाती है। आजकल शादी में जाते हो ना, विशेष कपड़े पहने जाते हैं, ड्रेस कोड दिया जाता है आपको, यार बड़े बड़े आदमियों की शादी में ऐसा होता है, ड्रेस कोड वगैरह दिया जाता है, फिर ड्रेस कोड के बाद शादी में एंटर होती है ऐसे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीएनए प्रोब के द्वारा पहचान लेंगे, और जो जो हमारा क्लोनित खंड होगा, जो जो हमारा वांछित डीएनए से बनी हुई कोशिका होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, और अलग करके हम बना लेंगे जीन लाइब्रेरी। क्या बना लेंगे, जीन लाइब्रेरी। हाँ, वेडिंग थीम, ठीक है ना, इस तरीके से वेडिंग थीम दी जाती है शादियों में। आगे बहुत जगह पे कि एक फालतू व्यक्ति नहीं आ जाए, उससे पूछ लिया जाता है बता भाई थीम क्या है, वेडिंग का थीम क्या है, कोट क्या है, चाहे ड्रेस कोड क्या है, ये सब, मेहमान का नंबर कितना है, इतना तक दिया जाता है बड़े बड़े शादियों में, याद होगा आप लोगों को। तो ऐसा नंबर वंबर दिया जाता है, उससे ही काम चलता है। ठीक है, मैं भी शादी होने की बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ, मन में लड्डू फूटते हैं आप लोगों के भी, शादियों में जा नहीं पा रहे हो, क्या करें, नुक्ति उक्ति से वो नहीं मिल रहा आप लोगों को। हाँ, अब क्या करें, 50 व्यक्ति पूरे हो जाते हैं, 51वें हम ही निकलते हैं, क्या करें, है ना। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये समझ में आएगी नहीं आपकी बात, बताओ ये वाली, ये चीज समझ में आएगी नहीं, इधर वाली बताओ। हम्म, बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर से समझाओ एक बार और बोलो। क्या किया, जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है, तो हम दाता कोशिका का संपूर्ण जीनोम लेंगे, और संपूर्ण जीनोम लेकर के उसके जो डीएनए है, 23 डीएनए, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। 23 का 230 कर देंगे, सोच लो आप, गुणसूत्रों के टुकड़े कर दे बहुत सारे। तो ये टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करके मैं 2 टुकड़ों से ले रहा हूँ भाई, यहाँ पे 2 खंड से आपको समझा रहा हूँ, ऐसे 2 ही नहीं होते, बहुत सारे खंड हो या अनगिनत। ये कोई पहचान थोड़ी पाएंगे यहाँ पर, ये तो कोई ऐसे इसमें हो रहा है कोई टेस्ट ट्यूब वगैरह में। तो ऐसे डीएनए खंड, और इसको वाग डीएनए में मिला देंगे, और मिलाने से हमारा जो डीएनए बनता है, उस डीएनए का नाम है वृत्ताकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये वृत्ताकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे हुआ, किस एंजाइम से हुआ, फॉस्फेट एंजाइम से हुआ, किससे हुआ, ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ मैं पहले। तो यहाँ से जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा दिया जाएगा, और जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने के बाद ये क्या करेगा, ये हमारा वांछित डीएनए उस होस्ट के डीएनए से, ये होस्ट है इसका, ये डीएनए है, इससे जाके जुड़ जाएगा, और जुड़ करके अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद क्या करेगा, अलग अलग कोशिकाओं में लक्षण प्रकट करेगा, अर्थात उन कोशिकाओं को बीमार करेगा। हमारे अंदर कोई बीमारी हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि एक बीमारी का कीटाणु अंदर जाता है, और हमारी कोशिकाओं को खाता है, और खा पी के मोटा हो जाता है, फिर वहीं अपना संसार बसा लेता है। और अपना संसार बसाता है तो खाएगा कहाँ से भाई, हमारे अंदर से खाएगा, जो हम खाते हैं वही वो खा जाता है। कुछ व्यक्तियों को पेट में कोई शिकायत होती है, कहते हैं कि इसका पेट में तो कुछ तैर ही नहीं रहा, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारे सेल्स के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो वायरस, जो और चीजें प्रवेश की गई है, वो यूज करेगी। ऐसे इसका प्रयोग, इसी वायरस के इसी गुण का प्रयोग हम आजकल रिकॉम्बिनेट टीके बनाने में करेंगे। अभी जो टीके बनाए जा रहे हैं, आप सोचो कि 138 करोड़ लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं, तो कैसे एंटीबॉडीज बनाए जा रहे होंगे। यही टेक्नोलॉजी है बेटा, यही जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीके बनाए जाते हैं।
ये इधर वाला भी वही है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिहाज से, इसलिए आपको याद करने अच्छे से। ये पार्ट आपका आज की दुनिया, आज के टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट टीके बनाए जाएंगे, अर्थात आप सोचो क्या बनाया जाएगा, अरे जीनोम का प्रयोग करके के, जैसे कोरोना के जीनोम का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे उसके खिलाफ। ये ऐसा प्रोसेस अभी चल रहा है। और एंटीबॉडी आपको पता है थोड़ा हाथों हाथ नहीं बनता है, टाइम लगता है। तो ये जीन लाइब्रेरी बना ली हमने, और जीन लाइब्रेरी बन गई तो इसको आप समझिए, ठीक है ना। तो जो जीनोम लाइब्रेरी बना ली है, उस जीनोम लाइब्रेरी को याद रखना आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना दोनों के दोनों क्वेश्चन। ये भी पूछ सकता है 2 नंबर में कि जीन लाइब्रेरी में और cDNA लाइब्रेरी में क्या अंतर है, भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये इधर वाला पार्ट आया कि नहीं ऐसा में बोलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो, क्योंकि आपको मैंने इस तरह से नहीं दिया नोट्स में, ये मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी रफ कॉपी में या पार्ट के पीछे इसको लिख लेना, नोट के पीछे जगह बची है इस वाले पोर्शन को, ये भी मैं समझा रहा हूँ भी आपको। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इधर वाला ले लीजिए आप फटाफट। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। जो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, यस लिख देना ताकि मुझे पता चल जाएगा कि किस किसने ले लिया स्क्रीनशॉट। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको आप अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना कठिन नहीं है। बस आपको परिभाषा लिखनी केवल ऊपर, बस 2 परिभाषा, एक जीनोम की परिभाषा, एक उसकी परिभाषा, परिभाषा से काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या है, अब हम आगे आ जाते हैं cDNA लाइब्रेरी के ऊपर, कि भाई ये cDNA लाइब्रेरी आखिरकार है क्या, इसकी का मतलब क्या है। अरे डीएनए कई प्रकार के होते हैं, आपको पढ़ा हुआ 11th में, जेडीएनए, डीएनए, cDNA। तो cDNA क्या है, देखो मैं परिभाषा में लिख चुका हूँ यहाँ पर कि cDNA किसको कहते हैं, है ना, ध्यान से सुनना। कि आरएनए की रज्जु पर, आरएनए की रज्जु पर, एक सेकंड रुकना, आरएनए की रज्जु पर नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, आरएनए की रज्जु पर, अब सुनना परिभाषा, आरएनए की रज्जु पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से निर्मित डीएनए, cDNA या कंप्लीमेंट्री डीएनए, या फिर इसको बोलेंगे कॉपी डीएनए, क्या बोलेंगे, कॉपी डीएनए। ये cDNA आखिरकार बनता कैसे है, इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी, कि आखिरकार इस cDNA का निर्माण होता तो कैसे होता है। पहले cDNA लाइब्रेरी की परिभाषा में आपको बता देता हूं कि जीन क्लोनिंग के द्वारा किसी जीव के, है ना, समस्त अथवा कई पूरक डीएनए को परपोषी कोशिका में निवेशित करा करके, है ना, इसकी परिभाषा क्या है cDNA लाइब्रेरी की, जीन क्लोनिंग द्वारा किसी जीव के, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, cDNA लाइब्रेरी की क्या परिभाषा है, जीन क्लोनिंग के द्वारा, जीन क्लोनिंग के द्वारा, है ना, परिभाषा क्या है कि जीन क्लोनिंग के द्वारा किसी जीव के, किसी जीव के पूरक डीएनए, किसी जीव के पूरक डीएनए या संपूर्ण डीएनए, या संपूर्ण डीएनए, संपूर्ण डीएनए की प्रतिलिपियां बनाना, प्रतिलिपियां बनाना क्या कहलाता है, cDNA लाइब्रेरी कहलाता है। अब cDNA बनता कैसे, आप लोगों को ये याद होगा कि ये किस प्रकार से,
तो पर कोशिका में निवेशित कराएंगे भाई, डीएनए की प्रतिलिपि कैसे बनाएंगे, तो लिखा नहीं मैंने, पर कोशिका में निवेशित करा करके सुरक्षित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सीडीएनए लाइब्रेरी कहलाती है। अब सीडीएनए लाइब्रेरी कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, अब आप देखना इसकी प्रोसेस पहले मैं आपको ही बता देता हूँ, सीडीएनए बनता कैसे है ना, सीडीएनए बनता कैसे है। इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम क्या करें, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाए, अगर हम डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाए, तो इसको देखो ये इधर बना रखा है ऐसे, डीएनए से डीएनए की कॉपी बना रहे हैं, डीएनए से डीएनए की कॉपी बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी। यदि हम क्या करें, आरएनए से डीएनए की कॉपी बनाए, क्या बनाए, आरएनए से डीएनए की कॉपी बनाए, वो भी किसकी सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, तो उसको कहेंगे सीडीएनए लाइब्रेरी। देखो मैं फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि अगर हम आरएनए, वो भी कौन सा, एमआरएनए, आरएनए से हमको क्या बनाना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से अगर मैं डीएनए बनाऊं, तो इस डीएनए का नाम मैं क्या रख दूंगा, सीडीएनए, है ना, इस डीएनए का नाम मैं क्या रख दूंगा, सीडीएनए। अब सीडीएनए का क्या गुण होता है भाई, यही हमको जानना है कि जब हम ध्यान देना, आप सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हम क्या कर रहे हैं, डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, तो फिर हमको सीडीएनए की जरूरत कहाँ पड़ गई भाई, हमको क्या करना है, जब डीएनए से हम डीएनए बना ही रहे हैं, हमारा काम हो ही रहा है, तो उल्टा काम करने की कहाँ जरूरत है, तो उल्टा काम करने की ये जरूरत है यहाँ पर कि सीडीएनए का जो उपयोग होता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सीडीएनए का जो उपयोग होता है यूकैरियोटिक जीन के, किसके जीन, यूकैरियोटिक, हमारे जीन, यूके के जीन किसमें, प्रोकैरियोटिक में, बात को सुनना, यूकैरियोटिक जीवों के जो जीन है वो प्रोकैरियोट में अभिलक्षण करने के लिए, हमारे जीन बड़े जीवों के जीन प्रोकैरियोट में अभिलक्षित करने के लिए हम सीडीएनए लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ा अंतर यही है। आपके नोट्स में लाइन लिखा है, क्योंकि इनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक जीन के इंट्रोन का अभाव होता है, सीडीएनए में यूकैरियोटिक जीन के इंट्रोन का अभाव होता है, किसका अभाव होता है, इंट्रोन का, सॉरी यहाँ लिखा मैंने, इंट्रोन का अभाव होता है। अब आपको मैं बताऊं कि संसार का कोई सा भी डीएनए हो, उसकी तीन इकाइयां होती है, एक तो होती है सिस्ट्रोन, म्यूटोन और एक्सोन, क्या होती है, सिस्ट्रोन, म्यूटोन और एक्सोन। तो यहाँ पर एक इकाई होती है एक्सोन और एक होती है इंट्रोन। अब इंट्रोन का कोई काम नहीं, यहाँ पर हमें चाहिए कोड करने वाला, कोडिंग, कोड नंबर दे दिया मैंने, एक दरवाजा देखा, दरवाजे पे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6, ये कोड है भाई, इस कोड को दबाते ही दरवाजा खुल जाएगा। तो आप बताओ, जब कोड से दरवाजा खुल रहा है, तो फिर वहां पर और किसी दरवाजा खोलने के तरीका का क्या मतलब, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक्सोन है और ये तो डीएनए की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही इसमें होता है आरएनए में। तो आरएनए से जब हम सीडीएनए बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कैंची से काट देंगे बीच वाले भागों को। तो आसपास देखो ये क्या है, ये इकाई जो होती है ना, ये इकाइयां जो बीच बीच में जो इकाइयां मैं बता रहा हूँ, डीएनए में या आरएनए में, दोनों में, तो इनको बोलते हैं एक्सोन इकाइयां। कौन सी इकाइयां बोलते हैं, एक्सोन इकाइयां। और एक्सोन इकाइयां हैं, ये भी है, ये भी है, सभी हैं, 1 1 2 3 ऐसे कई सारी है। तो यहाँ पर एक्सोन इकाइयां है 1 2 3 ऐसे, तो ये एक्सोन इकाइयां, ये और इनके बीच बीच में इंट्रोन है। इसमें क्या है, बीच बीच में इंट्रोन, क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक जीन के इंट्रोन का अभाव होता है। क्या बोला, अब मैंने देखा यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने ये कर दिया, सीडीएनए बनाया, तो मैंने क्या किया, ये बीच का जो इंट्रोन है ना, ये इंट्रोन, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को मैंने काट दिया और काट करके वापस लाइगेजेस एंजाइम के सहायता से इसको जोड़ दिया, और जोड़ने से जो डीएनए बनेगा वो, अब देखो आप इस वाले डीएनए में और इस वाले डीएनए में अंतर है कि नहीं है, अरे इस वाले डीएनए में तो क्या है, इंट्रोन का अभाव है, और इस वाले डीएनए में एक्सोन जो होता है वो दोनों प्रेजेंट है। तो हमको सिर्फ रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने के लिए, अपनी प्रतिलिपि जेरोक्स बनाने के लिए ओनली किसकी जरूरत है, केवल अपन को एक्सोन की जरूरत है भाई, बस एक्सोन की जरूरत है, हमें इंट्रोन की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो इंट्रोन नहीं है हमारे पास, फिर भी हमने सी डीएनए बनाया। तो
अब ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का एकमात्र कारण यह है कि यूकेरियोटिक जीन के, ध्यान देना मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यूकेरियोटिक जीन के, यूकेरियोटिक जीन के प्रोकैरियोट में अभिलक्षण प्रकट करने के लिए, अभिलक्षण प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए cDNA का यूज किया जाता है, cDNA का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें इंट्रॉन एब्सेंट होता है, इंट्रॉन एब्सेंट, क्योंकि इसमें यूकेरियोटिक जीन के इंट्रॉन का अभाव होता है। यूकेरियोटिक जीन का इंट्रॉन का अभाव ही इंट्रॉन वगैरह ये दिक्कत करेगा यहाँ पे एंट्री करने में, अभिलक्षण करने में, चेंज होगा ही नहीं ये। क्यों कर होगा चेंज? क्योंकि जब ये खुद का इंट्रॉन है, खुद की एंट्री खुद के हिसाब से करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो फिर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में यानी होस्ट कोशिका में, ई कोलाई में भी आसानी से डुप्लीकेट हो जाएगा, आसानी से अपनी संख्या को बढ़ा देगा। इसलिए इस cDNA का यूज किया जाता है यूकेरियोटिक से प्रोकैरियोट में। ध्यान रखना, यूकेरियोटिक से प्रोकैरियोट में जीन को क्या करना, जीन लाइब्रेरी बनाना, डीएनए की परिभाषा तो वही है, परिभाषा वही है, आरएनए की रज्जु पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से एमआरएनए की बनाना, ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप आगे भी समझ सकते हो। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, आएग ने समझ में बोलो भाई। अरे ये वाली प्रोसेस आएग ने भी थोड़ी बहुत समझ में, इंट्रॉन एक्सॉन का मतलब आ गया ना? बोलो भाई बोलो, पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताइए आया कि नहीं आया? हाँ, वैसे ही आपकी कोर्स का इंट्रोन तो समझाने के लिए लिखा है, अब इसका निर्माण कैसे होता है ये समझते हैं। अब अब cDNA लाइब्रेरी का निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण वही है, सबसे पहला काम वही, देखो सबसे पहले हम cDNA लेंगे, बहुत सारे cDNA हमने ले लिए, आगे बात समझ में, cDNA हमको मिल गए, आगे बात समझ में। अब इन cDNA का यूज करेंगे, देखो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। देखो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले cDNA का निर्माण, सबसे पहले कोशिकाओं से mRNA प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दाता कोशिका से, दाता कोशिका से mRNA प्राप्त किया जाता है। पहला काम ये करेंगे, दाता कोशिका है ये हमारी, इससे दाता कोशिका से हम यहाँ पर जीनोम प्राप्त किया था, हम पहले mRNA प्राप्त करेंगे। इस यही प्रोसेस है पूरी, पहले हम mRNA प्राप्त करेंगे और mRNA पर ध्यान देना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से cDNA बनाया जाता है, ये mRNA पर है ना। तो इस mRNA पर, ये यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये हमारा mRNA, इस mRNA की रज्जु पर, इस mRNA की रज्जु पर किसकी सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है, cDNA बनाया जाता है। अब ये cDNA लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये cDNA हो गया, सहायता से क्या बनाया जाता है, cDNA बनाया जाता है। इस cDNA को, इस cDNA के टुकड़े को हम वही वापस वही प्रोसेस सेम टू सेम वाहक में एंटर कराते हैं और जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद cDNA का क्या किया जाता है, सेम प्रोसेस को देखना, वही दोबारा वृत्ताकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, वही दोबारा जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, वही उसका बहुलीकरण होता है और बहुलीकरण होने के बाद प्रोब के द्वारा पहचान की जाती है। लेकिन हमने इसको बनाया था किसके माध्यम से, अरे हमने इसको बनाया था mRNA की सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा cDNA लाइब्रेरी, cDNA लाइब्रेरी।
अब बताओ बात समझ में है कि नहीं आपके? फिर बोल रहा हूँ कि आरएनए की रज्जु पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा निर्मित डीएनए सी डीएनए या कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। ऐसे बहुत सारे कम्प्लीमेंट्री डीएनए के खंडों का संग्रह क्या कहलाता है? सी डीएनए लाइब्रेरी कहलाता है। तो इस प्रकार से सी डीएनए लाइब्रेरी की बात हमने करी। तो सबसे पहले दाता कोशिका में एमआरएनए प्राप्त किया जाता है। फिर एमआरएनए को रिवर्स कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है? काटा जाता है। काटने के बाद उसको वाहक में ले जाया जाता है। वाहक में जाने के बाद बनता है आरडीएनए। आरडीएनए को हम होस्ट में प्रवेश कराते हैं। होस्ट में प्रवेश करने के बाद हम क्या करते हैं? डीएनए प्रोब द्वारा पहचानते हैं। पहचानने के बाद इनको अलग कर लेते हैं। और अलग करने के बाद जो बनती है उसी को कहते हैं हम क्या? सी डीएनए लाइब्रेरी। एक नई बात समझ में बोलो, ये छोड़ दो, बताओ फटाफट। सी डीएनए और दोनों में अंतर समझ में आ गया ना आपके? बोलो भाई, आ गया समझ में? नहीं आया हो तो बोलो। बोलो भाई बोलो। ठीक है, आ गया? आ गया तो चलो देखो। तो ये पूरा इस तरीके से आपको ये सी डीएनए लाइब्रेरी का निर्माण सी डी। अब तो आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? बताओ, सी डीएनए में और जीनोमिक डीएनए में आपको कोई अंतर करने की कहा जाए तो करोगे नहीं करोगे? बताओ। बताओ भाई, सी डीएनए में आपसे कोई अंतर करने की बोले कि सी डीएनए में और जीनोमिक डीएनए में, या इसमें अंतर करके बताओ, तो आप अंतर कर दोगे क्या? हम्म। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और इसके बाद अगला जो आएगा ना, क्लोनिंग जीनों के विश्लेषण की विधियां। अब हम जीन क्लोनिंग कर रहे हैं, और जीन क्लोनिंग के बाद इन क्लोनिंग जीनों का हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करके हम इनको पहचानेंगे कि भाई क्या क्या हमने किया था। ठीक है भाई, आ गया समझ में? देखो कर लिया करो, क्लास में आपकी ज्यादा भी नहीं ले रहा हूँ, आधे आधे घंटे 40 मिनट 35 40 मिनट की क्लास ले रहा हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा भी तो नहीं ले रहे अपन। 20 40 से शुरू हुई थी और कितने हो गए? 20 30 मिनट ज्यादा ज्यादा, हाँ। 30 मिनट की क्लास अब मैं ऐसे बोर्ड पे लिख दूंगा ना, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम बच जाएगा, और क्या समझना है समझना हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है, कल एक दिन में पार्ट पूरा हो जाएगा भाई आपका अच्छे से। फिर उसके बाद पार्ट 16 ये। ठीक है भाई, चलो भाई। केमिस्ट्री क्लास होगी क्या आप लोगों की? बताओ। ठीक है। नेट वेट तो बच जाता है ना मेरी क्लास आते आते तक? हम्म। और जिन बालकों के पैसे भी जमा नहीं है, पैसे जमा कराओ, देखो यार, है ना? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भी, फ्री हूँ मैं थोड़ी देर। हाँ, मेरी में तो खत्म होता है एक यार। इसलिए तो कम कर दी मैंने क्लास, अब 30 40 मिनट की कर दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 40 मिनट तो पढ़ लो, अभी तो एक महीना है पेपर, एक महीना क्या 2 महीने है अभी तो। पता ही नहीं है 2 महीने बाद होगा कि नहीं होगा। इसलिए आराम से पढ़ो, इतना सा टॉपिक पढ़ा है, इतने से टॉपिक को याद कर लो बस आप। रोज रोज ये 2 बार तो कम से कम याद ही कर लो। हाँ, गोरी की तो खैर पहले है। नेट खत्म होने वाला है। गोरी की ज्यादा नेट कैसे खत्म होता है? ये तो मैच भी नहीं देखती। ये छोरो तो फिर भी मैच देख ले इसलिए खत्म हो जाए।
ठीक है भाई, चलो, है ना।